स्टूडेंट, आज हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें होमोमॉर्फिज्म और उसकी कुछ थ्योरम्स स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, और इसको एक बार हम और एक्सप्लेन करते हैं। होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है दो ग्रुप में। a mapping phi from G from group G to group G dash, दोनों में ऑपरेशन अलग अलग हो सकता है, such that into mapping है a mapping phi from group G into group G dash which preserves operation it implies phi A star B is equal to phi A स्टार डैश फाई बी। स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन है और स्टार डैश जी डैश में बाइनरी ऑपरेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। तो ऑपरेशन प्रिजर्व करना चाहिए। 1 1 on 2 की जरूरत नहीं है होमोमॉर्फिज्म में। होमोमॉर्फिज्म ये मैपिंग होगी जिसमें यह ऑपरेशन प्रिजर्व कर जाए। Such mapping is called homomorphism. A mapping phi from group G into group G dash which preserves operation is called homomorphism. Is called homomorphism. अब आप देखिए कि आइसोमॉर्फिज्म ये हो जाएगी जब ये 1 1 on 2 भी हो जाए, तो ये होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। If phi is also one to one and on to G, then mapping is called isomorphism. Then homomorphism is called isomorphism. Then phi becomes isomorphism. तो होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
इसमें पहले एक एग्जाम्पल देखिए। होमोमॉर्फिज्म का सपोज Z is a group of integers under addition. Suppose this is a group of integers under addition. और एक दूसरा ग्रुप ले लीजिए एंड Zn माने एडिशन मॉडुलो n। इस अंडर एडिशन मॉडुलो n ये ग्रुप जो कि क्या है n के रिमाइंडर से इज अ ग्रुप ऑफ एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n एडिशन का है, यानी इसमें n के रिमाइंडर्स होंगे 0 से लेके n-1 तक। n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैपिंग ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन मैपिंग phi from G into Gn such that ये किसी इंटीजर को, किसी इंटीजर m को r पे मैप करेगा। r क्या है? m को n से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे m is any integer and r is this number, remainder of n। r is this, और ये रिलेशन होगा m को n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहेगा। तो किसी भी इंटीजर m और इंटीजर n के लिए दो इंटीजर q और r इस तरीके से मिलेंगे कि r ये होगा और q एक यूनिक इंटीजर होगा जो कि कोशेंट है। जब n से m को डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट मिलेगा वो q है। ये m पॉजिटिव होने पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने पे नेगेटिव होगा।
और ये रिमाइंडर है जो कि पॉजिटिव होगा। 0 से n-1 के बीच में कोई नंबर हो सकता है। ये डिवीजन एल्गोरिथम से मिलेगा। तो Q इज एनी इंटीजर, यूनिक है यहाँ पर, और R जो है वो तो ये बताया गया, R इज दिस। तो ये मैपिंग है सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ अनदर इंटीजर which are reminders of n। इस तरीके से मैपिंग होगी। m कहाँ मैप होगा? m अपने रिमाइंडर पे मैप होगा, n से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा उस पे मैप होगा। तो हमको ये दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म है, यानी ये ऑपरेशन जो है प्रिजर्व करेगा आगे। तो देखिए, लेट m1 m2 are any two integer, then we have q1 q2 and r1 r2 such that m1 को जब n से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कोशेंट q1 है और रिमाइंडर r1 है। तो रिमाइंडर है तो ये 0 से n-1 के बीच होगा। इसी तरीके से m2 को जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये होगा। दोनों को ऐड करिए, इसका मतलब ये हुआ कि दिस मैप्ड ऑन R1 एंड M2 मैप्ड ऑन R2। अब देखिए नाउ phi m1 plus m2, this is what? This is what? ये हमको देखना है, ये क्या होगा। अगर ये phi m1 प्लस phi m2 मिल जाएगा तो ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो देखते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा बाई 1 and 2। इससे क्या मिलेगा? दोनों को ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू n q1 प्लस q2 r1 प्लस r2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको n से डिवाइड करने पर ये कोशेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। इट इम्प्लाइज phi m1 प्लस m2
इज इक्वल टू, अब ये जरूरी नहीं है कि R1 प्लस R2 जो है 0 और n-1 के बीच में हो, ये इसके बाहर भी जा सकता है, n-1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो भी रिमाइंडर होगा, n से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो लेंगे, मान लीजिए R3, तो R3 को इनके सम में लिख सकते हैं, है ना। दिस सपोज दिस इज R3, सपोज R3, लेकिन हम को उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप ऐसे ही देख सकते हैं। इसकी मैपिंग हुई सपोज R3, चलिए अब R3 क्या है, R3 इज R1 plus R2 is congruent to R3 मॉडुलो n, ये है, यानी R1 प्लस R2 जो इंटीजर है उसको n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो, इट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू NQ3, इसको n से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू N Q1 प्लस Q2 प्लस दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं NQ3 प्लस R3, तो ये भी यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, यानी इस इंटीजर को n से डिवाइड करने पर ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर। तो फिर इसकी मैपिंग कहाँ होगी, अपने रिमाइंडर पे, यानी R3 पे। R3 पे, और ये क्या है, फाइंड 5m1 प्लस 5m2, ये क्या है, ये है Q1 N1 N प्लस R1, और ये क्या है Q2 N प्लस R2। R1 प्लस R2, सॉरी 5m1 प्लस 5m2, इसका रिमाइंडर R1 है और इसका रिमाइंडर R2, ये सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं।
और इसकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होगी R1 इसका एलिमेंट है और R2 इसका एलिमेंट है। इनका सम क्या होगा, इसको n से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, तो इसको n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, R3। तो एक्चुअली दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो R3, है ना। तो ये इसकी वैल्यू R3 है एक्चुअली। तो ये हमने प्रूव कर दिया, दिस इज R3, this is R3 and this is R3. Therefore, phi m1 plus phi m2 is equal to phi m1 plus m2. तो ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। So therefore phi is homomorphism. तो ये जो मैपिंग है जिसमें कोई इंटीजर अपने रिमाइंडर पे मैप होता है, ये होमोमॉर्फिज्म है। अब एक थ्योरम देखिए। थ्योरम ये है कि थ्योरम ये है, इफ n is a normal subgroup of a group G, then mapping phi from group G into फैक्टर ग्रुप Gn। n नॉर्मल सब ग्रुप है, तो n से बनने वाले जितने भी कोसेट होंगे G में, वो फैक्टर ग्रुप कहलाता है। तो G का Gn में मैपिंग इस तरीके से, सच दैट phi a is equal to an, है ना, a for all a belonging to G। ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है। इज होमोमॉर्फिज्म। and this mapping is called natural or canonical mapping. This mapping is called natural or canonical mapping.
This mapping is called natural or canonical mapping. सिंपल है मैपिंग, देखिए प्रूफ बिल्कुल एक लाइन का है। मैपिंग जो है वो मान ली गई है इनटू दिस ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। तो ये मैपिंग होगी ए बी एन, और कोशेट का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि ये इस तरीके से होता है ए एन बी एन। कोशेट कंपोजिशन ऐसे होता है। दिस इज फाई ए फाई बी, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया। दिस इज फॉर ऑल और A B belonging to G, we have this. So this is homomorphism. So phi is homomorphism. ये हो गया। अब दूसरी थ्योरम देखेंगे। इससे पहले हम कर्नल जान लेना चाहते हैं। कर्नल क्या होता है? देखिए, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म मान लीजिए G से G डैश में ये मैपिंग है जो कि होमोमॉर्फिज्म है। That this is होमोमॉर्फिज्म। मान लीजिए कोई होमोमॉर्फिज्म है, देन set of all elements of G mapped onto the identity element of G dash by mapping phi is called kernel of phi. कहने का मतलब है ग्रुप G के G से G डैश में मैपिंग है। तो यहाँ के मान लीजिए ये सारे एलिमेंट हैं, तो इनके वो एलिमेंट और यहाँ एलिमेंट मान लीजिए हैं, और इसी में एक आइडेंटिटी भी होगा इसका, ये है मान लीजिए ये एलिमेंट्स। तो इसके वो एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होंगे, वो एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी पे मैप होंगे, वो सेट कर्नल कहलाएगा। तो ये जैसा हमारा जो
एक एग्जाम्पल देखिए, ये मान लीजिए होमोमॉर्फिज्म है, जो अभी ऊपर एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की वैसे कि सपोज देयर इज अ मैपिंग फ्रॉम Z टू Zn, ठीक है। तो इसका कर्नल क्या होगा, वो सारे इंटीजर जो कि इसकी आइडेंटिटी यानी 0 पर मैप हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये नेचुरल होमोमॉर्फिज्म अगर लें तो ये जो ग्रुप है ये है ये लीजिए, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो होमोमॉर्फिज्म है, जिसको भी हमने देखा था एक एग्जाम्पल में, दिस इज एन होमोमॉर्फिज्म, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल, इस ग्रुप से इस ग्रुप में जो मैपिंग होगी, जिसमें कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर पे मैप होगा, वो होमोमॉर्फिज्म है। तो इस होमोमॉर्फिज्म में जो कर्नल होगा वो क्या होगा, इसके वो सारे इंटीजर जो कि इसकी आइडेंटिटी यानी 0 पर मैप हो। तो कौन कौन से 0 पर मैप होंगे? आइडेंटिटी तो पहली बात खुद आइडेंटिटी पे मैप होगा, तो वो तो होगा ही 0। इसके अलावा n के जो मल्टीपल्स हैं, n मैप होगा, 2n मैप होगा, 3n, ये सारे ऐसे हैं जिनको n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, यानी आइडेंटिटी। तो वो जो सेट है वो कर्नल है ना। तो कर्नल of phi is this nz, n के मल्टीपल्स। और ये जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये अभी हम देख लेंगे थ्योरम में। ये जो सेट है कर्नल, ये जेड का नॉर्मल सब ग्रुप, कर्नल जो है ग्रुप का हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसको हम अभी देख लेंगे एक थ्योरम में। तो कर्नल तो ये हो गया। तो चूंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वी नो दैट this is normal subgroup of Z. So natural या canonical homomorphism मान लीजिए साई कर लेते हैं, साई फ्रॉम Z टू
दिस फैक्टर ग्रुप। अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो इससे जो फैक्टर ग्रुप बनेगा उसके साथ जेड की नेचुरल मैपिंग या कैनोनिकल मैपिंग जो कि होमोमॉर्फिज्म होती है वो क्या होगी, जो भी यहाँ पे देखा हमने, इस कैसे मैप होगा, साई एम इज मैप्ड ऑन एम एन जेड। ये ऐसे मैपिंग है, और ये जो मैपिंग है ये नेचुरल या कैनोनिकल मैपिंग कहलाती है होमोमॉर्फिज्म, जो कि होमोमॉर्फिज्म होगी। तो ये तो हो गया कर्नल की बात। अब हम जो बात बता रहे थे कि होमोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी कहाँ मैप होगा और किसी एलिमेंट का इन्वर्स कहाँ मैप होगा। तो इसमें ये जान लेने की बात है कि रिजल्ट ये है कि जैसे आइसोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी पे मैप होता है और किसी एलिमेंट का इन्वर्स पे मैप होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक रिजल्ट है, देखिए। रिजल्ट ये है कि हाई मान लीजिए कि होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, तो देखिए लेट ई इसका आइडेंटिटी है, ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश respectively. Then AE is equal to phi A phi E. और ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ए जी का कोई एलिमेंट है, आइडेंटिटी है ही उसका एलिमेंट, तो ये प्रोडक्ट मैप होगा इस पे, ये हम जानते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है। दिस मीन्स फाई ए इज इक्वल टू फाई ए फाई ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये सब जी डैश के एलिमेंट है, जी डैश के। दिस इज एलिमेंट ऑफ जी डैश, दिस इज एलिमेंट ऑफ जी डैश। इसका प्रोडक्ट फिर वही दे देता है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इट इम्प्लाइज दिस इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ये जी डैश का आइडेंटिटी है और ई डैश। तो आइडेंटिटी पे मैप होगा। इसी तरह से हम जैसे हमने यहाँ पे राइट आइडेंटिटी दिखा, लेफ्ट भी ऐसे ही दिखा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, ई ए करना होगा और ई ए लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इनवर्स देखिए ना, फाई ई इज इक्वल टू फाई ए
ए इनवर्स इज इक्वल टू फाई ए इनवर्स, और ये हमें मालूम है आइडेंटिटी होता है। तो क्या मिला, ये मिला, इट मीन्स ये इसका इन्वर्स हो गया, इसका प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी है, इट मीन्स इनवर्स ऑफ दिस इज दिस। तो जैसे आइसोमॉर्फिज्म में आइडेंटिटी पे मैप होता है, वैसे ही होमोमॉर्फिज्म में भी होता है। और किसी एलिमेंट की मैपिंग अगर एक ही सपोज बीपी है, तो इसका इन्वर्स इसके इन्वर्स पर ही मैप होगा। ये हो गई बात। जैसा आइसोमॉर्फिज्म में होता है वैसा ही यहाँ पे होगा। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इफ H is a subgroup of group G, then इसका जो इमेज होगा, यानी सबग्रुप के की जो एलिमेंट्स की जो मैपिंग होगी, वो जहाँ पे भी मैप होंगे वो सारे एलिमेंट, उसकी इमेज इज ए सबग्रुप ऑफ जी डैश। एच जी का अगर सबग्रुप है तो फाई एच जी डैश का सबग्रुप होगा, यानी सबग्रुप पे मैप होगा। सबग्रुप का इमेज भी सबग्रुप होगा अंडर होमोमॉर्फिज्म। इसी से थोड़ा और आगे बढ़ के देखेंगे। आल्सो इफ H is a normal subgroup, then this is normal subgroup. नॉर्मल सबग्रुप में मैप होगा। तो इस थ्योरम को हम प्रूव कर लेते हैं, इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। ये इतना ही नहीं है, इसके हम और आगे जा सकते हैं। ये तो हमने ये बताया कि अगर G कोई ग्रुप है, इसकी मैपिंग है G डैश में, और ये होमोमॉर्फिज्म है, तो कह रहे हैं कि अगर H इसका एक सब ग्रुप है, तो इसकी जो मैपिंग होगी उससे जो सेट मिलेगा वो भी सब ग्रुप होगा। फिर आगे ये कहते हैं कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये नॉर्मल होगा। उल्टा देखिए, अगर ये मान लीजिए K डैश G डैश का कोई सबग्रुप है, K डैश G डैश का कोई सबग्रुप है और फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर
ये जिनका भी इमेज है के डैश, यहाँ जिसका भी इमेज है इसका इमेज होगा के डैश इनवर्स, इसको ऐसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मान लीजिए ए है, इसका मतलब ये हुआ कि फाई ए इज इक्वल टू के डैश, मीन्स ये तो यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं जी डैश में जो कि जी डैश का सब ग्रुप बनाते हैं। तो ये जिस भी एलिमेंट्स की इमेज है जी में, वो जो सेट होगा वो जी का सब ग्रुप होगा। यहाँ हमने देखा था कि सब ग्रुप पे मैप होगा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये जिसका भी इमेज होगा वो सब ग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडर होमोमॉर्फिज्म सब ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू सब ग्रुप्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। करस्पॉन्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ अगर कोई सब ग्रुप है तो इसकी जो भी मैपिंग होगी वो सब ग्रुप होगा, और यहाँ अगर कोई सब ग्रुप है तो ये जिसकी भी इमेज होगी, यानी जो भी इस पे मैप्ड है वो भी सब ग्रुप ही होंगे। यानी सब ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू सब ग्रुप, और आगे बढ़ाएं तो नॉर्मल सब ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू नॉर्मल सब ग्रुप। इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो ये देखिए, तो थ्योरम कुल मिला के ये हुई अंडर होमोमॉर्फिज्म if phi is a homomorphism from group G to G dash, then subgroup corresponds to a subgroup subgroups corresponds to a subgroup, and normal subgroup correspond to normal subgroup. नॉर्मल सबग्रुप, यानी सबग्रुप की इमेज सबग्रुप होगी और सबग्रुप की इनवर्स इमेज सबग्रुप होगी। तो देख लीजिए,
देखिए, लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. and AB belonging to subgroup H, दो एलिमेंट है इसके, देन phi AB, phi A into B is equal to phi A into phi B. हमें दिखाना इसका इमेज भी सब ग्रुप होगा। तो हमें दिखाना H5, we will show that phi H is also subgroup of G dash. तो let phi A and phi B belonging to phi H. मान लीजिए ये इसके दो एलिमेंट है, अगर A B H के हैं तो माना ये इसके हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी इसमें होगा, ये दिखाते हैं ना। phi A into phi B is equal to phi A B. अब A B H में है तो A into B भी H में होगा, तो ये कहाँ होगा, phi H में होगा, है ना। ये H है, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, तो इसका प्रोडक्ट भी इसका एलिमेंट होगा। ये मैपिंग है phi, तो phi A कहाँ होगा, phi H में, phi B कहाँ होगा, इसकी इमेज में, और ये कहाँ होगा, इसका प्रोडक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये और ये इसके अंदर हैं, इनका प्रोडक्ट यानी कि phi A इंटू phi B भी इसमें होगा, ये दिखाना है। तो हमने दिखा दिया कि phi A इंटू phi B ये है, जो कि इसकी इमेज है, तो ये इसके अंदर होगा। तो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, इट इम्प्लाइज सिंस A into B belongs to H, it implies phi AB belongs to phi H. So by 1 phi A into phi B belongs to phi H. तो क्लोजर लॉ तो होल्ड कर गए, अगर ये इसमें है तो इनका प्रोडक्ट भी इसमें है, देयरफॉर क्लोजर लॉ सेटिस्फाई। अब आइडेंटिटी और इनवर्स पे आगे, वो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी पे मैप होता है। अगर इसका ये आइडेंटिटी है तो ये कहाँ मैप होगा, ये मैप होगा
इस पे जो कि खुद भी आइडेंटिटी होगा, ये हम देख चुके हैं। इसकी मैपिंग इस पे होगी, इसकी इमेज ये है तो ये भी आइडेंटिटी होगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा? इसका, है ना। we know if E is identity element of H, then phi E is identity element of G dash and belong to phi H, इसके अंदर होगा। Also for any phi A belonging to this, ये मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट है, we have phi A is equal to phi A, E is equal to phi A is equal to phi E। किसी भी एलिमेंट को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही एलिमेंट फिर मिलेगा, है ना। तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, दिस सेट, है ना। अब आप आइए इनवर्स भी हमें मालूम है, हर एलिमेंट का इनवर्स में मैप होता है। if we know inverse of this is this, इसका इनवर्स ये होगा और ये कहाँ होगा? ये इसके अंदर होगा। if अगर ये इसके अंदर होगा तो ये इसके अंदर होगा, जो कि फाई ए का इनवर्स है। हेंस thus for all phi A belonging to phi A inverse belongs to this, इसके किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी इसके अंदर है। अब आइए, तो क्लोजर लॉ हो गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिव होगा ही होगा। क्यों कि कोई भी तीन एलिमेंट अगर हम इसके लेंगे
इसके कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे तो वो सारे के सारे जी डैश के ही एलिमेंट होंगे। ये जी डैश का ही तो सेट है, सबसेट है। तो जो 3 एलिमेंट इसके होंगे वो जी डैश के भी होंगे, तो जी डैश ग्रुप है। तो एसोसिएटिव लॉ इसके किसी भी 3 एलिमेंट के लिए होल्ड कर जाएगा क्योंकि वो ग्रुप के एलिमेंट है। तो एसोसिएटिव लॉ तो होगा ही, सिंस is a subset of group G dash, so associative law होगा, जरूर होगा। तो ये ग्रुप हो गया। Therefore, thus is a group. Hence, subgroup of G dash। तो ये जो कि G dash का सबसेट था, हमने देखा कि ये ग्रुप भी है, तो इसका सब ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब एक सब ग्रुप H की इमेज भी सब ग्रुप होगा। अब देखते हैं कि अगर H नॉर्मल है तो ये नॉर्मल भी होगा ना। सपोज H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। Let G belongs to G and H belongs to H. Then phi G and phi H belongs to G dash and phi H respectively। ठीक है ना। अगर ये G का एलिमेंट है तो phi G G dash का एलिमेंट होगा, मैपिंग है वहां पे। और अगर ये H का एलिमेंट है तो इसका इमेज इसके अंदर होगा। अब देखिए, phi G इनवर्स phi H इंटू phi G। नॉर्मल के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें क्या दिखाना होगा? नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें ये दिखाना होगा कि अगर ये इसको बिलोंग करता है और H इसको बिलोंग करता है, तो अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G इनवर्स H G भी H को बिलोंग करेगा। एक चीज तो चूंकि नॉर्मल सब ग्रुप है ऐसा होगा, यह भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके लिए ये जरूरी है, यह G डैश का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका एलिमेंट लेंगे, इसका कोई एलिमेंट हमने ये लिया, तो उसके लिए इसका इनवर्स और इसका एलिमेंट इनटू दिस, ये कहाँ होना चाहिए? ये इसके अंदर होना चाहिए, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो वही करने जा रहे हैं। एक एलिमेंट हमने लिया G डैश का, phi H का, और ये प्रोडक्ट लिया। तो चूंकि अच्छा ये क्या होता है? ये होता है। अब ये चूंकि
होमोमॉर्फिज्म है, तो होमोमॉर्फिज्म में ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये जो है ये क्या होगा, तो ये क्या हुआ, क्योंकि ये बिलोंग करता है H को, क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, उसकी इमेज को। Since H is normal in G, subgroup of G, so G inverse Hg belongs to H, therefore this belongs to this. तो ये इसका मतलब इसको बिलोंग कर, दिस बिलोंग्स टू दिस, दिस बिलोंग्स टू phi h, दिस एंड दिस बिलोंग्स टू G डैश, और इनका प्रोडक्ट इसके अंदर है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। इट इम्प्लाइज इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G डैश। तो अगर H नॉर्मल है तो G phi H भी नॉर्मल होगा। तो ये हमने देखा कि सब ग्रुप की इमेज सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप की इमेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अगर ये सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब हम उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे मतलब कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप होगा, ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मान लीजिए लेट K डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। Let so normal sub is a subgroup of this, and AB belongs to inverse image of K dash। इनवर्स इमेज ऑफ K डैश का मतलब इनकी मैपिंग A और B की कहीं ना कहीं जरूर होगी। ये G है, ये G डैश है, तो ये K डैश जो हमने लिया है ये इस पे यहाँ के जो भी एलिमेंट मैप होता है वो है K इनवर्स K डैश, यानी K इनवर्स K डैश K पे मैप होता है।
तो यहां अगर हमने कोई दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, इसका मतलब इनकी इमेज यहां जरूर होगी और वो इसके अंदर होगी, यानी ये इसके अंदर होंगे। ये दोनों इसके एलिमेंट हैं तो ये दोनों इसके एलिमेंट होंगे। तो माना कि ये इसका सब ग्रुप है और ए और बी इसके अंदर है। देन इसका होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि ये होगा फाई ए फाई बी। और चूंकि के डैश सब ग्रुप है और इसके ये दो एलिमेंट है तो इनका प्रोडक्ट इसके अंदर होगा। ये कहाँ होगा? के डैश के अंदर। ये प्रोडक्ट के डैश के अंदर है। इट मीन्स दिस इज इन के डैश। और जैसे ही इनकी इमेज के डैश में होगी, इट इम्प्लाइज A into B belongs to this। अगर इसकी इमेज यहां है तो इनका प्रोडक्ट कहां होगा? इसकी इनवर्स इमेज के अंदर। तो हमने ये दिखा दिया कि अगर A भी इनवर्स इमेज में है के डैश की तो उनका प्रोडक्ट भी उसके अंदर है, तो क्लोजर लॉ तो होल्ड कर गया। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर गया। सो क्लोजर लॉ होगा होल्ड इन इनवर्स इमेज ऑफ दिस, इसके अंदर होल्ड। अब दिखा देंगे कि आइडेंटिटी और इनवर्स भी इसके अंदर है। तो चूंकि ये सब ग्रुप है जी डैश का, तो जो इसकी आइडेंटिटी होगी वही इसकी आइडेंटिटी होगी। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी का इमेज, इसकी आइडेंटिटी और इसकी आइडेंटिटी में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे पे मैप होते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी इस पे मैप होगी और ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी, और जो जी डैश की आइडेंटिटी होगी वही के डैश की आइडेंटिटी होगी। तो ये जो एलिमेंट है जो कि के डैश का आइडेंटिटी है, वो हम जानते हैं कि इसकी इमेज है। हम जानते हैं कि ये इसकी इमेज है। इसका मतलब इसकी इमेज है और साथ में ये भी है कि ये आइडेंटिटी होगा इसकी। जी डैश की अगर ये आइडेंटिटी है ई डैश, तो ये जिसका भी इमेज है, मान लीजिए ई का, तो वो इसकी आइडेंटिटी होगा, ये हमें पता है। और ये कहाँ है? दिस बिलोंग्स टू इनवर्स ऑफ के डैश, इसके अंदर है ना। आइडेंटिटी E dash of G dash is also an identity of K dash. We know इसका इनवर्स इमेज। वी नो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ G and belong to
and belong to A inverse इनवर्स के, तो आइडेंटिटी भी इसके अंदर आ गई। अब हर एलिमेंट का इन्वर्स मतलब अगर ये एलिमेंट इसमें है तो इसका इन्वर्स भी इसके अंदर होगा। ये एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब फाई ए इसमें है, तो फाई ए इन्वर्स क्या होगा वो हम जानते हैं, वो ये होगा। ये अगर इसका कोई एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स ये होगा और वो भी इसका एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो इसका इमेज है। ए अगर इस पे है, ए अगर बी पे मैप होगा तो ए इनवर्स बी इनवर्स पे मैप होगा, ये हमें मालूम है। तो अगर लेट फाई ए बिलोंग्स टू के डैश, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, दिखा देंगे। So let this belongs to this, so इनवर्स ऑफ दिस वो इसमें होगा ही होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, दिस शोज दैट। और इसका इनवर्स क्या होता है? इस एलिमेंट का इनवर्स हम जानते हैं ये होता है। इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू दिस। तो अगर ये इसके अंदर है तो इसका इन्वर्स भी इसके अंदर है। अच्छा, हमें दिखाना था कि इसकी इन्वर्स इमेज में, यानी हमें यह दिखाना था कि इट मीन्स ए बिलोंग्स टू दिस, तो हमें दिखाना है कि इसका इन्वर्स इसके अंदर है। तो ये हो गया, यहां से इसकी इमेज यहां है, इट मीन्स दिस बिलोंग्स टू इनवर्स ऑफ दिस। तो अगर ए इसमें बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी इसमें बिलोंग करता है। तो सभी एलिमेंट का इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, क्योंकि इसके कोई भी तीन एलिमेंट जी के भी एलिमेंट होंगे, सिंस all elements of this are also elements of G dash, where associative law
hold, therefore, associative law, hold good in this also. तो ये ग्रुप हो गया. हेंस दिस इज a subgroup of G. ऐसे ही नॉर्मल भी हो जाएगा. नॉर्मल क्यों हो जाएगा? let K dash is normal subgroup of G dash. Then for A belonging to phi inverse, then for A belonging to phi inverse K dash and G belonging to G, we have G inverse AG phi is G inverse phi is this. और ये क्या है? क्योंकि K डैश नॉर्मल सब ग्रुप है और ये K डैश का एलिमेंट है, ये G डैश का एलिमेंट है और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है. तो फिर दिस बिलोंग्स टू K डैश. तो ये क्या हो जाएगा फिर? इसकी इमेज K डैश में है. इट मीन्स इट इम्प्लाइज दिस बिलोंग्स टू K inverse
फाई इनवर्स की। तो यही हमने दिखा दिया, अगर ए इसके अंदर है और जी इसका एलिमेंट है तो ये प्रोडक्ट इसके अंदर है, इट मीन्स so this is normal subgroup of G। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि if G and G dash are homomorphic, और अगर ये H इसका सबग्रुप है तो ये सबग्रुप पे मैप होगा। सबग्रुप ऑफ G मैप ऑन इनटू सबग्रुप ऑफ G डैश, और उल्टा भी सही होगा, अगर ये सबग्रुप है तो इसकी इन्वर्स इमेज भी सबग्रुप है ना। अगर ये सबग्रुप है तो ये सबग्रुप पे मैप होगा, और ये सबग्रुप है तो इसकी इन्वर्स इमेज भी सबग्रुप होगा। इसी तरीके से अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल सबग्रुप पे मैप होगा, और उस नॉर्मल सबग्रुप की इन्वर्स इमेज भी नॉर्मल सबग्रुप। अब इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये मिल रहा है, हमें मालूम है कि ये केवल आइडेंटिटी एलिमेंट इनक्लोज करने वाला जो सेट होगा वो सबग्रुप होगा। ये सबग्रुप्स हैं इसके, हमें मालूम है, ये जी का है, ये जी डैश का है, तो ये इस पे मैप होगा, ये तो ठीक है। ये भी हमें मालूम है कि ये नॉर्मल सबग्रुप होते हैं। अब ये एक नॉर्मल सबग्रुप है जी डैश का, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी, इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी, यानी वो सारे एलिमेंट जो इस आइडेंटिटी पे मैप हैं, ए बी सी डी जो भी, जी के वो एलिमेंट जो इस पे मैप है वो नॉर्मल सबग्रुप होंगे, जो ऊपर की थ्योरम बताई कि अगर ये सबग्रुप है तो इसकी इन्वर्स इमेज सबग्रुप होगा, अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल सबग्रुप होता है, तो ये नॉर्मल सबग्रुप होगा। और ये हम पहले देख चुके हैं, इसको कर्नल कहते हैं। वो एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो वो सेट कर्नल कहलाता है, तो कर्नल एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। कर्नल एक नॉर्मल सबग्रुप होगा क्योंकि ये सब नॉर्मल सबग्रुप है। कर्नल इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल नॉर्मल सबग्रुप होगा। अब हम एक लास्ट थ्योरम पे आते हैं जो कि कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। थ्योरम यह है if phi is a homomorphism of a group G into a group G dash with kernel K, then this image of G डैश पूरा का पूरा इमेज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है कि जितने G में एलिमेंट होंगे उतने ही G डैश में होंगे। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें वो सारे एलिमेंट हैं जो G के इमेज हैं। देन phi G इज अ ग्रुप, एक चीज ये भी ग्रुप होगा। तो ये तो ऑब्वियस है क्योंकि अभी हमने देखा सब ग्रुप पे मैप होता है। तो ये चूंकि खुद ही ग्रुप है तो ग्रुप पे मैप होगा। आगे जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देयर इज अ नेचुरल मैपिंग मीन्स कैनोनिकल मैपिंग। There is a canonical isomorphism of this with this group. यहां ये कहा जा रहा है कि ग्रुप G से ग्रुप G डैश में होमोमॉर्फिज्म है। तो इसकी जो इमेज है वो मान लीजिए ये है G5। इसके सारे एलिमेंट की मैपिंग यहां होगी ऐसे जरूरी नहीं है। तो इसको जब हम मैप करेंगे तो मान लीजिए उसकी इमेज है ये G5। ये इस पे मैपिंग है और इसके ये एलिमेंट्स जो हैं G के वो मान लीजिए कि यहां पे मैप हुए G5 पर। ये मैपिंग है, ये यहां मैप है। G इससे बड़ा होगा कुछ, G डैश कुछ बड़ा होगा। तो G ये है, ये G डैश है, इसकी मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म और ये होमोमॉर्फिक इमेज ये है इतना पार्ट। और कह रहे हैं इसका कर्नल इसका जो है K है। तो मान लीजिए ये कर्नल है, ये कर्नल है जो कि आइडेंटिटी पे मैप है, सारा का सारा आइडेंटिटी पे। तो कह रहे हैं कि ये जो होगा ये भी ग्रुप होगा। ये तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, अभी कर चुके हैं कि सब ग्रुप पे मैप होता है। तो हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है। तो ये सब ग्रुप हो, ये खुद